हेलो, आई एम अनिता वर्मा फ्रॉम टारगेट इंस्टीट्यूट होम साइंस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम जो है चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम होम मैनेजमेंट से कुछ पढ़ा रहे थे टॉपिक्स। आज हम अपना टेक्सटाइल स्टार्ट करते हैं और टेक्सटाइल में भी हम जो है टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन कुछ बनाए हैं। शायद 30 से 35 मिनट का जो है पीडीएफ है। इससे हम चलिए प्रश्न देखते हैं, जिसमें जो है 4 ऑप्शन भी होंगे और आंसर के साथ, और नीचे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी होगा। पहला प्रश्न है हमारा, रेयान फाइबर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए है एसीटेट, बी है विस्कोस, सी है नायलॉन, डी है पॉलिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विस्कोस। रेयान एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसे विस्कोस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से रेशम में बहुत ज़्यादा चमक होती है और मुलायम होता है, उसी तरह से इसमें भी बहुत ज़्यादा चमक होती है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। पॉलिस्टर फाइबर का प्रमुख गुण क्या है? ए है शोषण क्षमता, बी है सिकुड़न क्षमता, सी है उच्च स्थायित्व, डी है उच्च ताप रोधी क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उच्च स्थायित्व। देखिए, पॉलिस्टर फाइबर का प्रमुख गुण इसका स्थायित्व है, जो इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में मदद करता है। फिर आइए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, प्लेन व्यू या कह सकते हैं प्लेन बुनाई कह लीजिए चाहे की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है कम खिंचाव, बी है उच्च खिंचाव, सी है मृदुता, डी है चमक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम खिंचाव। प्लेन व्यू जो होती है हमारी, उसमें बुनाई की संरचना जो होती है बहुत ही सरल होती है, जिससे इसका खिंचाव कम हो जाता है और यह अन्य बुनाइयों से अधिक टिकाऊ हो जाती है। फिर हमारा चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, टफ्टा या टफेटा भी कहीं कहीं लिखा होता है, किस प्रकार की बुनाई है? सॉरी, ऑप्शन ए साटन, ऑप्शन बी ट्विल, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन डी जैकार्ड। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्विल। देखिए, टफ्टा एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे ट्विल बुनाई द्वारा बनाया जाता है। इसमें तिरछी लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और ये जो है इसमें इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दें, जो आपके डेनिम के कपड़े होते हैं या जैसे जीन्स वीन्स होती है, वो उसी कपड़े से बनाया जाता है। उसमें देखिए आप तिरछा तिरछा प्रभाव रहता है। जीन्स को कभी ध्यान से देखिए, उसमें जो लहर होती है वो तिरछा तिरछा दिखाई देती है, वो इसी का उदाहरण है। कौन सा फाइबर जल के संपर्क में आने पर अपनी सबसे अधिक सूजन करता है? सूजन करना या आप कह सकते हैं फूल जाता है या सोखना भी हो जाएगा एक प्रकार से। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन ए है कपास, बी ऊन, सी रेशम, डी नायलॉन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास फाइबर। कपास का फाइबर जो है ये जल के संपर्क में आने से सबसे अधिक सूजन करता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भुट्टा और बुट्टी किस प्रकार के कपड़े में प्रयुक्त होता है? देखिए जो है आप इसकी टर्मिनोलॉजी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न वहीं से थोड़ा सा उसकी भाषा बदल दी। भुट्टा और बुट्टी शब्द किस कपड़े में प्रयुक्त होता है? तो पूछा गया कपड़े में, और इसके बाद ऑप्शन हमारा देख लीजिए। एक है जैकार्ड, बी है बंदनी, सी है चंदेरी, डी है ब्रोकेट। फिर जो है देखिए ब्रोकेट तो हमारी कढ़ाई होती है, तो और इसके बाद इसलिए हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेरी। देखिए चंदेरी की जो साड़ियाँ बनती हैं या जो भी चुन्नी वगैरह बनती हैं, उसमें परंपरागत रूप से जो कैसी डिजाइन बनाई जाती है वो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा, तो उसी को भुट्टा और बुट्टी कहते हैं। जो छोटे फ्लोरल पैटर्न, यानी कि इसे बड़ी छाप ना होकर के छोटे छोटे गुच्छे के रूप में कहीं कहीं वैसी प्रिंट होती है। फिर अगला प्रश्न है, रेशम का कौन सा प्रकार पानी में भीगने पर अपनी ताकत नहीं खोता है? ऑप्शन ए है टसर, बी है एरी, सी है मूंगा, डी है मुलवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगा। मूंगा रेशम की खासियत यह है कि यह पानी में भीगने पर अपनी ताकत नहीं खोता है, जिसके विपरीत अत्यधिक टिकाऊ, यानी कि वो भीगने पर जो है और टिकाऊ है। देखिए इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है कि अपनी ताकत नहीं खोता, या पूछ सकते हैं कि कौन सा रेशम भीगने पर मजबूत हो जाता है। तो हमारा मूंगा रेशम भीगने पर मजबूत हो जाता है। बटन के लिए प्रयुक्त फाइबर में सबसे सामान्य रूप से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, बी है एक्रिलिक, सी है नायलॉन, डी है पॉलीप्रोपिलीन।
प्रोपीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिस्टर। पॉलिस्टर अपनी उच्च स्थायित्व और नमी प्रतिरोधक क्षमता के कारण बर्तन बनाने में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। फिर है अगला प्रश्न, अल्कली में स्थायित्व की दृष्टि से सबसे अधिक मजबूत फाइबर कौन सा है? ऑप्शन ए ऊन, बी कपास, सी विस्कस, डी नायलॉन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायलॉन। नायलॉन फाइबर अल्कली के प्रति अत्यधिक स्थायित्व रखता है, जबकि अन्य प्राकृतिक फाइबर क्षारीयता से प्रभावित होते हैं। तो एल्कलाइन कह सकते हैं, एल्कलाइन में जो ये अत्यधिक स्थायित्व रखता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किस बुनाई में तिरछा रेखाएं बनती हैं? हमारा ऑप्शन है ए प्लेन व्यू। अभी देखिए इसके ऊपर जो प्रश्न बना था प्लेन व्यू या टपेटा, ये उसी से जुड़ता हुआ है। प्लेन व्यू, बी शॉर्टन व्यू, सी ट्विन बुनाई या व्यू कह सकते हैं, डी जैकार्ड व्यू। जैसा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्विन व्यू है ना। ट्विन व्यू में तिरछी रेखाएं बनती हैं जो कपड़े को एक जो है कपड़े को एक देखिए ट्विन व्यू में तिरछी रेखाएं बनती हैं जो कपड़े को एक विशिष्ट और पहचानने योग्य पैटर्न बना देती है। फिर देख लेते हैं हम, आइए अपना अगला प्रश्न, कौन सा फाइबर प्राकृतिक रूप से जलरोधी होता है? ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, नायलॉन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊन। देखिए ऊन की प्राकृतिक संरचना इसे जलरोधी बनाती है, जिससे यह बारिश में भीगने के बावजूद भी गर्म रहता है। फिर अगला प्रश्न है, इससे किस प्रकार के फिनिश का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थायी फिनिश, बी अस्थायी फिनिश, सी थर्मल फिनिश, डी केमिकल फिनिश। फिनिश का मतलब हो सकता है कि परिसज्जा, वर्ष पर परिसज्जा कैसे की जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केमिकल फिनिश। इससे एक प्रकार का फिनिश है जिसे रसायनों के प्रयोग से बनाया जाता है, जिससे कपड़े में एक स्थायी क्रिंकल प्रभाव आ जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, फेल्ट बनाने की प्रक्रिया में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? फेल्ट का मतलब वही जो फेल्टिंग यानी कि जिससे हम नमदा बनाते हैं। तो ऑप्शन ए बुनाई, बी बटाई, सी सिलाई, डी गैर बुनाई। तो आप जानते ही हैं कि फेल्टिंग में बुनाई का कोई कार्य नहीं होता, उसको ताप दाब से बनाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी गैर बुना। फेल्ट गैर बुनी प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है, जिसमें गर्मी को फाइबर को गर्मी, दबाव और नमी के साथ मिलाया जाता है, यानी कि ताप दाब के साथ मिलाकर फेल्टिंग प्रक्रिया द्वारा नमदा तैयार किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, कौन सी रंगाई की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ए है सल्फर डाइंग, बी है बाटिक डाइंग, सी है ब्लॉक प्रिंटिंग, डी है टाई एंड डाई। तो हम जानते हैं कि कौन सी रंगाई का प्रक्रिया नहीं है। तो हम देखिए उस सल्फर में भी रंगते हैं, बाटिक में भी रंगते हैं, टाई एंड डाई में भी हम कपड़े को मतलब पानी में भिगो कर रंगना इस तरह से करते हैं। लेकिन जो ब्लॉक प्रिंटिंग है इसको हम रंगते नहीं, बल्कि ब्लॉक के ठप्पों के द्वारा हम कपड़े पर उसको छाप देते हैं। तो इसलिए ये रंगाई प्रक्रिया में नहीं आएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग विधि है, जबकि सल्फर डाइंग, बाटिक डाइंग और टाई एंड डाई ये रंगाई की विधियाँ हैं। फिर अगला प्रश्न है, दुग्ध रेशम किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा दूध, बी सोया, बी सी बाँस, डी नारियल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध। दूध रेशम को दुग्ध रेशम जो है हमारा दूध के प्रोटीन से तैयार किया जाता है। यह एक इको फ्रेंडली फाइबर है। इको फ्रेंडली का मतलब जो भी हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। फिर अगला प्रश्न, कौन सा कपड़ा सबसे अधिक थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है? ऑप्शन ए ऊन, बी कपास, सी रेशम, डी पॉलिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऊन। ऊन की प्राकृतिक संरचना इसे एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर बनाती है, जो शरीर की गर्मी को बचा कर रखता है, यानी कि अंदर ही रहता है, इसलिए शरीर गर्म हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई गर्म कपड़ा पहनते हैं शरीर गर्म क्यों रहता है? बाहरी ताप को अंदर नहीं आने देता है और जो हमारे शरीर का ताप है उसको बाहर नहीं आने देता है। बस इसी कारण से हमको ऊनी कपड़े गर्म लगते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस फाइबर में सबसे कम स्थायित्व होता है? ए है विस्कस, बी नायलॉन, सी पॉलिस्टर, डी एक्रिलिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्कस। विस्कस फाइबर प्राकृतिक फाइबर जैसा है, लेकिन इसका स्थायित्व कम होता है और यह आसानी से टूट सकता है। फिर अगला प्रश्न ये देखते हैं हम, ट्विल व्यू में या ट्विल बुनाई में तिरछा प्रभाव या रेखाएं किससे बनती हैं? ए वार्प और विफ्ट के समानांतर होने से। वार्प और विफ्ट आप समझ रहे हैं ना, ताना और बाना। वार्प का मतलब ताना लंबवत धागा
ताना जो हमारे लंबे लंबे धागे होते हैं वो हमारे वार्प कहलाते हैं, और विफ्ट का मतलब होता है बाना, जो कि बेड़े होते हैं, क्षैतिज जो भी होते हैं वो हमारे विफ्ट कहलाते हैं। आप इसको समझते चलिएगा। तो वार्प के झुकाव से, फिर अगला डी ऑप्शन विफ्ट के झुकाव से, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्प और वेफ्ट के विपरीत दिशा में होने से। ट्विल में तिरछी रेखाएं और वेफ्ट के विपरीत दिशा में होने पर बन जाती हैं। फिर देखते हैं, आइए हम अपना अगला प्रश्न, किस प्रकार के कपड़े को फुलारिन कहा जाता है। आप फुलारिन कह सकते हैं। फिर अगला इसके ऑप्शन हमारे हैं जरी से बने कपड़े, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, फिर है डी ऊनी कपड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशमी कपड़े। फुलारिन एक प्रकार की पारंपरिक रेशमी कपड़ा है जिसमें फ्लोरल या पत्तेदार डिजाइन होता है। इसे विशेष रूप से गर्मियों के प्रधान के रूप में पहना जाता है। ट्विल बुनाई का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए, क्रॉस ओवर पैटर्न, बी, चिकना और समतल बुनाई, सी, लंबवत पैटर्न, डी, डायगोनल पैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, डायगोनल पैटर्न। ट्विल बुनाई में धागों को इस प्रकार से बुनते हैं कि कपड़े में एक तिरछा पैटर्न देखने को मिलता है। यह पैटर्न कपड़े को अधिक मजबूत और मोटाई प्रदान करता है। तभी तो हमारी जो जीन्स होती हैं, डेनिम कपड़े होते हैं, उनको पहनते पहनते हम थक जाते हैं, लेकिन वो फटते नहीं हैं, यानी कि उनका जीवन काल बढ़ जाता है। वैसे प्रश्न हो सकता है कि किस बुनाई के द्वारा वस्त्रों का जीवन काल बढ़ जाता है, तो ट्विल बुनाई के द्वारा वस्त्रों का जीवन काल बढ़ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निटवेयर में प्रयुक्त धागों का विशेष गुण क्या है। देखते हैं, ऑप्शन ए, शोषकता, बी, लचीलापन, सी, कठोरता, डी, चमक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लचीलापन। निटवेयर कपड़ों में प्रयुक्त धागों का प्रमुख गुण उनका लचीलापन होता है, जो कि खींचने पर वापस अपनी स्थिति में लौटने की क्षमता प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न है, जैकार्ड बुनाई में क्या प्रमुखता होती है। ऑप्शन ए, साधारण बुनाई, बी, चमकीले धागों का प्रयोग, सी, जटिल डिजाइन और पैटर्न, डी, मोनोक्रोम धागों का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिल डिजाइन और पैटर्न। देख लेते हैं इसके बारे में हम। जैकार्ड बुनाई का उपयोग जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रत्येक धागों की स्थिति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा है, फेल्टिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, कपड़े को हल्का बनाना, बी है कपड़े को मुलायम बनाना, सी है कपड़े को नमी प्रतिरोध करना, फिर डी है कपड़े को मोटा और घना बनाना। तो इससे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फेल्टिंग प्रक्रिया में हम कपड़े को मोटा और घना बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। फेल्टिंग प्रक्रिया के द्वारा ऊन के रेशों को एक साथ जोड़कर उनको मोटा बनाया जाता है और घना किया जाता है। फिर बाद में उसको ताप और दाब की सहायता से उसका कपड़ा बना दिया जाता है और वार्म हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, ब्रोकेट किस प्रकार का कपड़ा होता है। ऑप्शन ए, साधारण सूती, बी, भारी रेशमी कपड़ा जिसमें धातु के धागे बनते हैं, सी, हल्का और शिफॉन कपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सी, भारी रेशमी। ऑप्शन बी, भारी रेशमी कपड़ा जिसमें धातु के धागे बुनते हैं। फिर देखिए, ब्रोकेट एक भारी रेशमी कपड़ा है जिसमें धातु के धागों का बारीकी से उपयोग किया जाता है, जो इसे एक विशिष्ट रूप और चमक प्रदान करते हैं। फिर अगला प्रश्न, साटन बुनाई की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, तीखा और कठोर, फिर है चमकीला और चिकना, फिर मोटा और भारी, फिर है ऊनी और गर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला और चिकना। साटन बुनाई में कपड़े की सतह चिकनी और चमकीली होती है, जो इसे विशेष अवसरों के परिधानों के लिए प्रयुक्त बनाती है। फिर है अगला प्रश्न, हम देखते हैं अपना, लिनन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, जूट, बी, कॉटन, सी, फ्लैक्स, डी, रेशम। तो हम जानते हैं क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लैक्स। लिनन फ्लैक्स के पौधे से के रेशे से प्राप्त होता है, जो इसकी मजबूती और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है। यह गर्मियों के मौसम में उपयोगी और उत्तम होता है। लिनन में जो है शोषक क्षमता सूती या कपास से भी अधिक होती है। फिर आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न, बाटिक प्रक्रिया किस तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन ए, सिलाई, बी, रंगाई, सी, मुद्रांकन, फिर डी, मुद्रांकन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि छपाई प्रक्रिया से है, वस्त्रों में जो छपाई होती है, प्रिंटिंग, कहीं इसमें कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी,
रंगाई, बाटिक जो है में रंगाई क्रिया पर आधारित होती है, या हम कह सकते हैं उसकी रंगाई ही होगा इसमें। और रंगाई और छपाई में अलग होता है, क्योंकि रंगाई जब होती है जो है जिसमें हम कपड़े को पानी में डुबो कर बनाते हैं, छपाई को होती है जिसमें। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कश्मीरी शाल किस प्रकार के धागों से बनती है। ऑप्शन ए सूती धागे, फिर है बी रेशमी धागे, सी पश्मीना ऊन, डी जूट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्मीना ऊन। कश्मीरी शाल उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना ऊन से बनाई जाती है, जो इससे बेहद मुलायम और गर्म बनाते हैं और इसे शीतल क्षेत्रों में विशेष रूप से पहना जाता है। अगला प्रश्न, डेनिम कपड़े में किस प्रकार की बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साटन बुनाई, बी प्लेन बुनाई, सी ट्विल बुनाई, डी जैकार्ड बुनाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्विल बुनाई। डेनिम कपड़े में ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है, जो इसे विशेष रूप से मजबूत और टिकाऊ बनाता है। इस बुनाई से कपड़े में तिरछा पैटर्न का निर्माण हो। देखिए आप इन क्वेश्चनों में एक विशेष ध्यान रखिए कि ट्विल बुनाई, तिरछा प्रभाव, डेनिम कपड़े, इसको आप विशेष अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे कहीं नोट कर लीजिएगा, जो है बहुत बार प्रयोग में आया है। इसलिए अगर इससे क्वेश्चन बने और गलत हो जाए तो फिर बहुत बेकार चीज़ होगी आप लोगों के लिए। फिर अगला, लिप स्टॉप कपड़े की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए, ये एक थोड़ा सा नया है इसलिए आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हल्का और हवादार, बी झुर्रियों से मुक्त, सी फटने की से प्रतिरोधी, सी रेशमी और चिकना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फटने से प्रतिरोधी। लिप स्टॉप कपड़े को विशेष रूप से इस प्रकार बुनाई किया जाता है उसको, जिसमें छोटे चौकोर पैटर्न बनते हैं, जो इसे फटने से प्रतिरोधी बनाते हैं और इसे आउटडोर गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। फिर हम मिलते हैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन या फिर जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।